my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th Economics chapter 2nd, which is sectors of the Indian economy. So let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? आंसर इज ए, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. तो when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. जब भी हम कोई गुड का सामान का प्रोडक्शन करते हैं यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये एक्टिविटी होगी प्राइमरी सेक्टर की. दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में क्या क्या आएगा? तो फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर? तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी सेक्टर के? आंसर इज बी, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री. ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं. Next question, name the sector covering activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. तो आपको ऐसे सेक्टर का नाम बताना है जिसमें जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू चेंज किए जाते हैं और हम इसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से एसोसिएट करते हैं. तो जो सेक्टर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब से रिलेटेड है उस सेक्टर का आप नाम बताएं. आंसर इज बी, सेकेंडरी सेक्टर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो इसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विस और टर्शरी सेक्टर? तो इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं सर्विस या फिर टर्शरी सेक्टर के? आंसर इज सी एंड डी, यानी कि कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. तो ये सब हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये सेक्टर्स, और ये टर्सरी सेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं. तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और टर्सरी सेक्टर जो कि थर्ड सेक्टर है उसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, तो टर्सरी सेक्टर को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? आंसर इज ए, सर्विस सेक्टर. इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर को हम कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को कहते हैं. तो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स. तो ये सभी क्या है, कौन से सेक्टर में आएंगे? टर्शरी सेक्टर में, यानी कि सर्विस सेक्टर में, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग वर्क्स करते हैं इनसे रिलेटेड पीपल. इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट के कैफे, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव बिकम इंपॉर्टेंट. तो अगर आपसे एग्जाम्पल में ये सब दिया हो कि एटीएम बूथ्स, इंटरनेट कैफे, कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज ये कौन से सेक्टर को बिलोंग करती हैं, तो ये सब टर्शरी या सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सेक्टर्स एंड एग्जाम्पल. तो नीचे हमें इन्हें मैच करना है और बेसिस रहेगा सेक्टर्स और उनके उदाहरण. एग्जाम्पल्स कौन से हैं? आंसर इज ए, बी, सी एंड ए. प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है फिशिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग. सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स. और टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है बैंकिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटेगरीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रुप्ड इनटू? तो कितने कैटेगरीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया जाता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि इनकम को जनरेट करते हैं. तो हमें बताना है कि इनके कितने ग्रुप्स होते हैं. आंसर इज 3, बी. आंसर इज बी, 3. तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट. तो ये अलग अलग भले ही कैटेगरीज में है लेकिन ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है. प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाद में मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में यूज़ में लेते हैं. फिर इन्हीं को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में भेजना है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इनका इस तरह से हम देख रहे हैं कि
हाईली इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क है, कनेक्शन है इन तीनों ही सेक्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं हर एक सेक्टर में, उनकी काउंटिंग कैसे की जाती है? आंसर इज डी, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। केवल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है, क्योंकि जितने भी इनिशियल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन सभी का प्राइस वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसलिए हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नॉट काउंट द इंटरमीडिएट गुड्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके वैल्यू को टोटल प्रोडक्शन में काउंट क्यों नहीं किया जाता है? आंसर इज ए, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में ऑलरेडी कर लिया जाता है, तो उसका वैल्यू जो है इसमें पहले से ही शामिल है, तो हम इसे एक्स्ट्रा काउंट नहीं करते हैं। क्यों एक्स्ट्रा काउंट नहीं करते हैं? क्योंकि हम डबल काउंटिंग कर लेंगे और हम जो रियल प्रोडक्शन वैल्यू है वो नहीं जान पाएंगे। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनमें पहले से ही इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू इंक्लूड रहती है, दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर 60 रुपीज़ का बिस्किट है यानी कि फाइनल गुड है, तो इसमें पहले से ही 10 रुपये के आटा का वैल्यू ऐड होगा। हमें अलग से 60 + 10 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 10 रुपीज़ ऑलरेडी एडेड है, तो 60 रुपीज़ को ही हम काउंट करेंगे। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। मान लीजिए जो शुगर है या बाकी भी जो भी उसमें वैल्यू है प्रोडक्शन में वो सब इंक्लूडेड है, तो हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इट इज़ देयरफॉर नॉट करेक्ट, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हम डबल काउंटिंग नहीं चाहते, इसलिए हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट कर रहे हैं। Next question, it is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. What is it? तो हमें बताना है कि जो वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है एक साल के अंदर, उसके वैल्यू को हम क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स अस। तो जो जितने भी सेक्टर्स हैं हमारी तीनों सेक्टर्स, उसमें जो भी प्रोड्यूस हुआ है उनका टोटल सम हमें क्या देता है? आंसर इज ए, जीडीपी। तो ये जीडीपी क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो जीडीपी इंडिकेटर भी है कि हाउ बिग द इकोनॉमी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज डी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ। तो भारत में जो भारी भरकम काम है जीडीपी को मेजर करने का, बहुत ही बड़ा काम है ये कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर किया जाए, इसे कौन अंडरटेक करता है? आंसर इज बी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ये काम करती है ऑफ मेजरिंग द जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973 टू 1974? तो हमें बताना है कि वो सेक्टर जिसने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 1973 और 74 में, तो वो कौन सा सेक्टर था? आंसर इज ए, प्राइमरी सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 1973 और 74 में प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया 2013 एंड 14? तो प्रेजेंट की बात करें तो कौन सा सेक्टर है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरह उभर कर आया है? डेटा आपसे पूछा गया है 2013 और 14 का। आंसर इज सी, टर्शरी सेक्टर, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है अब वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप ग्राफ में भी इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स? तो आपको ग्राफ को देखना है और इसका आंसर देना है कि कौन सा सेक्टर है जो कि पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये क्लियरली विजिबल है। आंसर इज ए, टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इसमें 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? तो ये थर्ड सेक्टर जो है टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर, वो भारत में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो रहा है? हमने देखा कि पिछले सालों में भी बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हुआ है और ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आंसर इज डी, ए बी सी एंड डी। ये सारे ही रीजंस जो हैं इसके लिए वैलिड हैं कि टर्शरी सेक्टर क्यों भारत में इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बेसिक सर्विसेज। जो हमें बेसिक सर्विसेज चाहिए स्कूलिंग के फॉर्म में, हेल्थ डिपार्टमेंट है या बाकी भी जो कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज द डिमांड फॉर सर्विसेज। ऑटोमेटिक है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में इनका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तो इसके लिए हमें सर्विसेज चाहिए होंगी जो ये हम तक पहुंचा सके। तो ये सर्विसेज के लिए टर्शरी सेक्टर जो है बड़ा होते जा रहा है। एज इनकम लेवल्स इंक्रीज, पीपल लीड कंज्यूमरिस्ट लाइफ स्टाइल। जैसे जैसे लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, पीपल जो हैं कंज्यूमरिस्ट, जैसे कि होटल जाना, शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट जाना और उन्हें मतलब टूरिज्म पे जाना, तो ये सब खर्चे उनके बढ़ते जाते हैं और ये सब हमें एक सर्विस सेक्टर को और बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल। तो हमने देखा कि कैसे एटीएम कैफ़े, बूथ, साइबर कैफ़े, ये सब भी नए सर्विस सेक्टर के पार्ट होते जा रहे हैं। तो इन सभी कारणों से इतना ज़्यादा ग्रोथ हम टर्शरी सेक्टर में देख रहे हैं। Next question, which among the following sectors is the largest employer even now 2017 and 18? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेक्टर है जो कि अभी भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, काम देता है। डेटा है 2017 और 18 के अकॉर्डिंग। ग्राफ में देखिए, सो आंसर इज ए, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर हम कह सकते हैं कि अभी भी, पहले भी ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था और अभी भी प्रेजेंट में ये सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट में। अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट वाइल देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी, अ सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। तो हमने देखा कि जीडीपी के मामले में टर्शरी सेक्टर जो है सबसे बड़ा सेक्टर बना हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। अभी भी प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। ग्राफ शोज द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन 1977, 78 and 2017-18. The primary sector continues to be the largest employer even now. Next question, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about dash of the GDP. तो हमें पता है कि आधे से ज़्यादा जो वर्कर्स है पूरे देश भर के, वो कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में, ज़्यादातर एग्रीकल्चर में। पर वो जीडीपी का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? आंसर इज डी, 1/6। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहा है लोगों को, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में सिर्फ 1/6 ही जीडीपी का ये प्रोड्यूस कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड है मतलब उतनी वर्कर्स की वहाँ ज़रूरत नहीं है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना वहाँ पे नहीं हो पा रहा है और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। जितने लोग काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाएगा तो प्रोडक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये हम क्लास 9th में भी कर चुके हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो आप इससे इसे समझ सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिस्गाइज्ड यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर फील्ड पर एक फैमिली में 5 लोग काम कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, लेकिन ये जो एक्स अमाउंट ऑफ ग्रेन्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ही आवश्यकता है, नीड है। अगर 3 लोग भी काम करें तो एक्स अमाउंट ऑफ ग्रेन्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 2 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। कहने को तो वो एम्प्लॉयड है पर वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन में मदद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स हैं वो कौन से एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आएंगे? आंसर इज सी, अंडर एम्प्लॉयड। ये लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी कि अगर ये जो एक्स्ट्रा लोग हमने अभी पहले डिस्कस किया उनको अगर हम दूसरे सेक्टर्स में काम दें तो हो सकता है जीडीपी में और भी ज़्यादा हेल्प मिले, जो कि ये अभी प्रेजेंटली उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडन अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो हिडन अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसे हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? आंसर इज
डी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल, तो इसमें से आपको सही आंसर पर चूज करना है, सही आंसर पर टिक लगाना है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है? आंसर इज सी, पीपल आर वर्किंग लेस देन वॉट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। जो लोग हैं वो कहने को एम्प्लॉयड है पर वो उतना अपना फुल पोटेंशियल से वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो पीपल आर वर्किंग लेस देन वॉट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। Next question, which of the following measures can be taken to tackle the problem of underemployment in agriculture sector? तो इनमें से वो कौन से स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, हिडन एम्प्लॉयमेंट की या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर से दूर किया जा सके। आंसर इज डी, ऑल द अबव। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड मनी, एड एंड सपोर्ट। तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर सकती है इन लोगों को। लोकल बैंक्स कैन प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव। तो जो बैंक्स होते हैं, लोकल बैंक्स, वो इन्हें लोन दे सकते हैं चीप इंटरेस्ट रेट पर, ताकि जो फार्मर्स है वो अपने फार्मिंग में इसका यूज़ करे और इम्प्रूवमेंट हो सके। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, और भी सेक्टर्स में आप जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयड हैं उन्हें उनसे काम ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे करके जीडीपी में, प्रोडक्शन में हेल्प लिया जा सकता है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, बढ़ावा देना होगा, और छोटे इंडस्ट्रीज़ जो हैं या फिर बड़े इंडस्ट्रीज़, टूरिज़्म, सर्विसेज, इन सब को भी आप ओपन करेंगे वहाँ पर सेमी रूरल एरियाज़ में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनको मदद मिल सकती है। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जिससे अंडर एम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 5 to 29 ईयर्स। तो हमें बताना है वो प्रतिशत पॉपुलेशन का जो कि इस एज ग्रुप में बिलोंग करता है। 5 से 29 ईयर्स जो हैं, 5 से 29 साल जो हैं, उनके परसेंटेज को बताना है। आंसर इज सी, 60%। तो ये जो एज ग्रुप है वो 60% हिस्सा है पॉपुलेशन का। हमारे कंट्री में यूथ बहुत ही ज़्यादा है और ये हमारे लिए एसेट की तरह हो सकते हैं अगर इन्हें सही जगह पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। Next question, 60% of the country's population belongs to the age group of 5 to 29 years. Out of this, only about dash are attending educational institutions. तो हमारे कंट्री में 60% जो है पॉपुलेशन वो यूथ पॉपुलेशन है, यानी कि 5 से 29 साल के एज ग्रुप में है। इसमें से केवल कितने परसेंट लोग हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अटेंड करते हैं? आंसर इज बी, 51%। तो ये 60% जो कि कंट्री का पॉपुलेशन का हिस्सा बनाते हैं हमारे यूथ, उसमें से केवल 51% लोग जो हैं वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन इज नाउ नोन एज। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो अब कौन से नाम से जाना जाता है? आंसर इज डी, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Next question, a study conducted by the erstwhile Planning Commission, now known as Niti Aayog, estimates that nearly dash jobs can be created in the education sector alone. तो एक स्टडी की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो कि अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। उसमें ये अनुमान लगाया गया था कि कितने जॉब्स एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट किए जा सकते हैं। आंसर इज डी, 20 लाख। तो अभी भी एजुकेशन सेक्टर में, केवल एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जो कि अंडर एम्प्लॉयड हैं और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको इन सब सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करके एम्प्लॉय कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा टू वर्क इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जनरेट किया जा सकता है। There are some ways by which jobs would be created and we would be able to address this important aspects of development, और ये सब हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। Next question, the same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than dash people. तो हमें बताना है कि जो सेम स्टडी की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, उसमें बताया गया था कि अगर ये जो टूरिज़्म वाला सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट किए जाए तो हम एडिशनल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और ये लोगों का जो नंबर था वो कितना था, मतलब कितने लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है अगर टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, इम्प्रूव किया जाए। सो आंसर इज़
बी 35 लाख पीपल। तो हमने पहले देखा कि 20 लाख एजुकेशन सेक्टर में और यहाँ टूरिज्म सेक्टर में हम 35 लाख लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं अगर यहाँ पर प्रॉपर काम किया जाए और जॉब्स को जनरेट किया जाए। इस तरह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कंट्री का जो जीडीपी है, डेवलपमेंट है, उसमें ग्रोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा MNREGA 2005। तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। आंसर इज बी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। Next question, under Manrega 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed। तो मनरेगा एक्ट 2005 के अंदर जो लोग एबल हैं और ज़रूरत में हैं वर्क के, उन्हें रूरल एरियाज़ में कितने दिनों की एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जाती है बाय द गवर्नमेंट। आंसर इज बी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय गवर्नमेंट। तो एक साल में 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क का एक तरह से एप्लीकेशन था, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में मनरेगा को मतलब एक लॉ बनाया गया। इस 652 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे इंडिया के, उसमें राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसे कहा जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। Next question, the sector which covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work is called as। तो ऐसा सेक्टर जहाँ पर ऐसे काम है, ऐसे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कि रेगुलर है और सिक्योर है, पीपल के पास अश्योर्ड काम है, तो इस सेक्टर को हम क्या कहेंगे। आंसर इज सी ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसे सेक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, यहाँ पर वर्क जो है ये सेक्टर में जो लोगों को काम देते हैं, दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर गिवन इन वेरियस लॉज, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। तो ये सब इन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोगों को काम दे रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है या जो कंपनीज़ हैं, उनको कुछ मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं कि इतने वर्क कंडीशंस वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, वर्क कंडीशन अच्छा होना चाहिए, मिनिमम उन्हें वेज मिलना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। और ये इसी से ऑर्गेनाइज है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास वर्क की सिक्योरिटी है और ये इसमें प्रोसेसर्स और प्रोसीजर्स है, लॉज एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर नहीं है। आंसर इज ए वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर डू एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है सिक्योर है, सिक्योर जॉब्स है वहाँ पर, इसी से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और बाकी क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, तो जो वर्कर्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। केवल फिक्स नंबर ऑफ आवर्स में ही उन्हें काम करना होता है। अगर उससे ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें ओवर टाइम भी पेड किया जाता है। उन्हें पेड लीव मिलते हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, यानी कि अगर वो छुट्टियां लेते हैं या हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो उनकी सैलरीज पेमेंट्स कट नहीं की जाती। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। और उन्हें अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। तो वहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए वर्कर्स को। बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ड्रिंकिंग वाटर की, सैनिटेशन के, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। एंड व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशंस एज वेल। Next question, which sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government। तो वो कौन सा सेक्टर है जिसमें जो स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, उस पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए जाते। आंसर इज बी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में यही फ़र्क है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गवर्नमेंट है उनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योरिटी होती है जॉब्स की, अनऑर्गेनाइज में ये सिक्योरिटी नहीं मिलती। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते हैं पर फॉलो नहीं किए जाते। यहाँ पे जॉब्स में जो वर्कर्स हैं उन्हें लो वेजेस मिलते हैं और वो भी रेगुलर नहीं दिया जाता है। दे आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। उन्हें मतलब रेगुलर पेमेंट नहीं दी जाती। यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है ओवर टाइम के लिए या पेड हॉलीडेज़ के लिए, लीव के लिए, लीव ड्यू टू सिकनेस, इन सब में इन्हें पेमेंट्स इनके काट लिए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले सिक्योर नहीं है, कभी भी इन्हें जॉब छोड़ने के लिए कहा जा सकता है बिना किसी कारण के।
देखिए यहाँ पे दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, डूइंग रिपेयर वर्क। तो ये सब उस तरह के लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। तो एक तरह से लेबरर्स जो फार्मर्स, बड़े फार्मर्स हायर करते हैं, वो भी एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि वो जब चाहे सीजन की डिपेंडेंसी पर कभी भी वर्कर्स को कह सकते हैं कि जॉब छोड़ दो या जॉब पे आ जाओ। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरली डैश ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो हमें बताना है वो परसेंटेज रूरल हाउस होल्ड्स का भारत में जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो हुए, स्मॉल फार्मर्स अगर हम कहें तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, वो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, और इससे भी बिलो जिनके पास समझिए तो बिल्कुल कम ही लैंड है, वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। तो हमें बताना है कि उनकी परसेंटेज क्या है। आंसर इज डी 80%। तो लगभग 80% लोग रूरल हाउस होल्ड्स में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिजन सच एज वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड गोल्ड स्मिथ। तो रूरल एरियाज में अगर आपसे पूछा जाए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कौन से लोग होंगे, तो ये सब आप बता सकते हैं। सिमिलरली इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स एंड रैक पिकर्स। तो ये सब एग्जाम्पल हैं अर्बन एरियाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। तो वो कौन सा सेक्टर है जिसमें सरकार जो है ज़्यादातर संपत्तियों को ओन करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आंसर इज ए पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो इसमें से कौन से पब्लिक सेक्टर कंपनी के एग्जाम्पल हैं। आंसर इज बी, ए एंड बी, यानी कि रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस, ये सब पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। बाकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये सब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। मतलब इन्हें प्राइवेट्स और इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, गवर्नमेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ। तो प्राइवेट सेक्टर में जो संपत्तियां हैं, उनके एसेट्स और सर्विसेज है, वो किसके हाथ में होते हैं, कौन उन्हें कंट्रोल करता है। आंसर इज डी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। तो प्राइवेट लोग और कुछ कंपनीज जो कि प्राइवेट हैं, वो सब इन्हें कंट्रोल करती हैं प्राइवेट सेक्टर में। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनमें जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, उनका सिर्फ एक ही एम होता है कि प्रॉफिट होना। दे डू नॉट थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द लेबर्स एंड देयर वर्कर्स। जबकि पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो अपने लोगों के लिए भी सोचती है, साथ साथ डेवलपमेंट के। तो ये है प्राइवेट सेक्टर जिसमें ऑल द एक्टिविटीज़ आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये जो कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। आंसर इज सी, प्राइवेट सेक्टर। तो ये सभी प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है जिसके क्वेश्चंस फॉर्म नहीं किए गए थे, अगर आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर माल न्यूट्रिशन एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, और गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये सब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन इज अ डैश प्रोडक्ट एंड क्लोथ इज अ डैश प्रोडक्ट। तो ये आपके एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है। कॉटन कौन सा प्रोडक्ट है और क्लोथ जो बन के तैयार होता है कॉटन से, वो कौन सा प्रोडक्ट है। आंसर इज ए, कॉटन इज नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लोथ इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो सेक्टर्स हैं जो कि क्लासिफाइड हैं इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वो कौन से बेसिस पर क्लासिफाइड है। आंसर इज सी, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस। तो इनको ओन कौन करता है, इसके बेसिस पर ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में क्लासिफाइड है। पब्लिक को गवर्नमेंट ओन करती है एंड प्राइवेट सेक्टर्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज ओन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन द डैश सेक्टर। तो जो अगर किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाता है ज़्यादातर नेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल करके, तो कौन से सेक्टर की एक्टिविटी कहलाएगी। आंसर इज ए, प्राइमरी सेक्टर। तो ये सभी आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो टोटल वैल्यू है कौन से गुड्स की जो कि एक साल में प्रोड्यूस किए जाते हैं। आंसर इज बी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
Next question, in terms of the GDP, the share of tertiary sector in 2013 and 14 is between %. तो अगर GDP के टर्म्स में बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो जो टर्शरी सेक्टर है उसका शेयर 2013 और 14 में कितना था, कितने परसेंटेज के बीच में था? आंसर इज सी 50 to 60%। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने बुक्स के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए थे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व कर दिया गया है। आप इन सबको ज़रूर पढ़ें। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th economics chapter 2 which is sectors of the Indian economy। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।